हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें कन्वर्जन किस तरीके से करी जाती है। नेशनल इनकम जब हमें कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो पहले जब आप मेथड को अप्लाई करोगे तो उससे डायरेक्टली नेशनल इनकम निकल कर नहीं आती है। 3 मेथड्स होते हैं ओवरऑल, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड। तीनों ही मेथड से कुछ डिफरेंट वैल्यूज निकल कर आती हैं और उन वैल्यूज को फिर नेशनल इनकम में हमें कन्वर्ट करना होता है। अब नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, डोमेस्टिक इनकम को किस तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है, कैसे उनको कन्वर्ट करा जाता है, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो बेसिकली जब हम बच्चों को कोरिलेशन सिखाते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो पहले हम उनको सिखाते हैं अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, देन हम उनको कार्ल पियर्सन के शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसी तरीके से जो मेन कन्वर्जन है वो आपको आनी जरूरी है, तभी आप आगे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेन पार्ट एंड दैट इज कन्वर्जन। 3 बेसिक फॉर्मूले आने जरूरी है कन्वर्जन आने के लिए। जो पहला फॉर्मूला होता है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड करी जाती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। आई विल नेम ऑल 3 ऑफ देम। द वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो जितने नए घर रेडी हुए लास्ट ईयर, उनमें जो वैल्यू लगी और जब वो सेल हुए तो जो प्रॉफिट उनमें ऐड हुआ, दैट वैल्यू इज पार्ट ऑफ ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। एज्यूम करते हैं कि एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ में रेडी हुई और जब पर्सन ने सेल करी 1.5 करोड़ में वो सेल हुई, तो घर की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 करोड़। 1 करोड़ का जो मटेरियल उसमें लगा, लेबर लगी, प्लम्बर के चार्जेस, कारपेंटर के चार्जेस मिलाकर 1 करोड़ में वो प्रॉपर्टी रेडी हुई थी। बट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड, इट वाज सोल्ड फॉर 1.5 CR। तो द वैल्यू ऑफ 1.5 CR इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी और उसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। दूसरी इन्वेस्टमेंट जो इसमें हमें इंक्लूड करनी होती है दैट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नाउ ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है। दैट इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ ग्रॉस पब्लिक वेलफेयर इन्वेस्टमेंट और सिंपली ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस फर्म्स करती हैं एसेट्स खरीदने में, लाइक प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड आर ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स को जब हम प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेट नाम भी होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन इज जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन्वेस्टमेंट। सो ओवरऑल इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसको आप ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करके भी बोल सकते हैं। तो जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का फिक्स्ड अमाउंट है, उस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करने के लिए हमें इन तीनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करना होता है। एक चीज और हमें ऐड करनी होती है दैट इज कॉल्ड एज एडिशन टू स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक हमें इस रीजन की वजह से कंसीडर करना होता है क्योंकि जितना स्टॉक इस ईयर में ऐड हुआ उसमें मटेरियल इस साल लगा होगा, लेबर इस ईयर यूज हुई, इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो स्टॉक प्रोड्यूस हो पाया। स्टॉक में कुछ रॉ मटेरियल आइटम्स होते हैं, कुछ सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, कुछ फिनिश गुड्स होते हैं। आपको उनकी 2 वैल्यूज कंसीडर करनी होती है, एक उनका क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा उनका ओपनिंग स्टॉक। इसका डिफरेंस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक कंट्री में सिर्फ कंप्यूटर का स्टॉक रखा हुआ है। 10 करोड़ की वैल्यू के कंप्यूटर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थे, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। कितनी वैल्यू कंप्यूटर है ओपनिंग में? 10 करोड़। हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बेटा? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल को स्टॉक था 10 करोड़ के कंप्यूटर्स का।
जब ईयर एंड हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च आया, उस टाइम पे हमारे पास कंप्यूटर का स्टॉक है कंट्री में 20 करोड़ का। तो ड्यूरिंग द ईयर कितने कंप्यूटर का स्टॉक ऐड हो गया? 10 करोड़ का। तो ये जो 10 करोड़ का एडिशन हुआ, उसमें मटेरियल यूज हुआ होगा, लेबर लगी, बिजली लगी, तभी कंप्यूटर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो पाए। बट कितने कंप्यूटर और अनसोल्ड इस साल बढ़ गए? 10 करोड़। स्टार्टिंग में 10 करोड़ थे और एंड पे 20 और बचे हैं, तो टोटल कितने ऐड हुए इस साल? 10 करोड़। दैट इज पार्ट ऑफ एडिशन टू स्टॉक विच हैज टू अल्टरनेट नेम्स। वन नेम इज अनसोल्ड स्टॉक, अनदर नेम इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक को इन्वेंट्री का नाम भी दिया जाता है, तो it is called as inventory investment. Now we have to add these two things and we will arrive at investment. To be very specific, this investment is called as gross investment. Now this is the formula that we have to remember, that in order to calculate gross investment in the country, we need gross fixed capital formation, which is made up of again 3 types of investments. What 3 types of investments? Gross residential construction, gross business investment, and gross public investment. Residential construction is made by the household sector, business investment is obviously made by the firms, and public welfare is done by the government of the economy. Add up these 3 types of investment in order to arrive at gross fixed capital formation, or simply you can call it as gross fixed investment. Now add this investment to change in stock. Now change can be represented as delta in short form, so change in stock. Now add change in stock to it. The formula for change in stock we have just discussed: closing stock minus opening stock. So this is to be adjusted with gross fixed capital formation, and then you will be getting gross investment as the result. Now gross investment also has an alternative name to it, that is called as gross domestic capital formation. इसको बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करके भी बोला जाता है, और इन शॉर्ट GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक थंब रूल याद कर लो कि जब ये फिक्स्ड वर्ड आएगा तो उसके साथ चेंज इन स्टॉक भी आएगा। जब वर्ड फिक्स नहीं दे रखा, कुछ इस तरीके से दे रखा है, इट मींस ये सब कुछ उसमें आपको ऐड करके ही वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। So gross investment is overall made up of 2 components: gross fixed capital formation and change in stock. कितना स्टॉक इस ईयर में ऐड हुआ जो अनसोल्ड रह गया, उस स्टॉक को हमें उसी ईयर में लेना होता है जिस ईयर में वो मैन्युफैक्चर हुआ है, जिस ईयर में उसमें लेबर मटेरियल यूज करी गई है, और जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें उसको ऐड कर दो और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कंट्री में हुई 10 करोड़ की, एक बिजनेसमैन ने मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू है 10 करोड़, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ईयर एंड पे वो मशीन स्टिल 10 करोड़ की रहेगी? उसको रेगुलरली यूज करा जाएगा, उस पे वियर एंड टीयर लगेगा, एंड द ईयर एंड वैल्यू कम्स आउट टू बी 9 CR. दैट इज अ रिडक्शन ऑफ ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ कहां चले गए? डेप्रिसिएशन में चले गए बेटा। वैल्यू मशीन की रिड्यूस हो गई रेगुलर वियर एंड टीयर की वजह से। तो ये जो रेगुलर वियर एंड टीयर की वजह से रिडक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो द फॉर्मूला इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस डेप्रिसिएशन विल गिव अस नेट इन्वेस्टमेंट। तो डू रिमेंबर द फॉर्मूला कि अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन रिमूव होगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगी। नेट इन्वेस्टमेंट में अगर आप डेप्रिसिएशन को उस साइड ले जाके प्लस कर दोगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी। तो एक तरीके से 2 फॉर्मूले हो गए कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगी। आई होप ये वाला एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया। ये बेटा मैंने और लिखा है, थोड़ा सा और कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। अगर डेप्रिसिएशन LHS से RHS में जाएगी तो वो नेट इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड हो जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ट्रिक. I believe it is clear to all of you. So let's talk about next formula, which is related to income in the economy. Now there are 2 types of incomes: factor income, transfer income.
फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके एक्सचेंज में कोई सर्विस देनी पड़ती है। जैसे लैंडलॉर्ड लैंड के एक्सचेंज में रेंट चार्ज करता है, एक कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है उसको प्रॉफिट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, एम्प्लॉयज को सैलरीज मिलती हैं। ऑल दीज इनकम्स आर पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम वो होती है जिनके बदले में कोई सर्विस नहीं दी जाती, जैसे कि डोनेशंस, लॉटरी में कुछ पैसे जीत गए, राइट? Old age pension, people are not working but still they are getting pension. Now these income are neither part of national income nor domestic income. बेटा जो इनकम के बदले कोई सर्विस ही नहीं दी गई वो इनकम ना तो नेशनल इनकम में काउंट होती है और ना तो डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर करी जाती है। अच्छा, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है? नेशनल इनकम को अर्न करने वाले नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं और डोमेस्टिक इनकम जनरेट करी जाती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जैसे इंडिया की अपनी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में हो सकता है प्रीवियस ईयर में कुछ रेजिडेंट्स जो कि हमारे अपने नहीं है, अब्रॉड के हैं, वो इंडिया में कुछ आए, पैसे कमाए और वापस अपनी कंट्री चले गए। ऑस्ट्रेलिया से कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स आते हैं इंडिया में फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, कुछ पैसे वो कमाते हैं और वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो क्या उन लोगों की इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने सर्विस इंडिया की टेरिटरी में दी है। इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम। बट विल दैट इनकम बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम एज वेल? क्या वो हमारे रेजिडेंट्स हैं? नहीं, उन लोगों की इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में तो आएगी, बट ऐसे लोग जो अब्रॉड से आकर इंडिया में सर्विस देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, उनकी इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं कर सकते, गिवन दैट दे हैव स्टेड फॉर लेस देन 1 ईयर। बट सर, अगर कोई जापान से वर्कर इंडिया में आता है, काम करते हुए उसको 1 ईयर से ऊपर हो गया, गिवन दैट वो कोई सोल्जर नहीं होना चाहिए जो जापान से इंडिया में आए, वो कोई एम्बेसी वर्कर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर 1 ईयर से ऊपर भी हो जाएगा ना इंडिया में काम करते हुए, तो भी ये जापान के ही रेजिडेंट्स होंगे। बेसिकली कोई फॉरेनर जो इंडिया में एम्बेसी के काम से आता है, किसी गवर्नमेंट के काम से आता है, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आता है, तो दोज पीपल don't have their economic interest within the country where they are getting training from, or whether they are working for temporary basis, their main interest lies within their country itself. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड में हमारे रेजिडेंट्स बाहर से लेकर आएंगे। अब जैसे मैं अगर कुछ टाइम के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ और कुछ पैसे कमाकर वापस अपनी कंट्री इंडिया आ जाता हूँ, तो मेरी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट करी जाएगी अगर मैं विद इन 1 ईयर वापस आ जाता हूँ। बट अगर मैं जिस कंट्री में गया वहां पर 1 ईयर से ऊपर स्टे कर जाऊंगा, तो मेरी इनकम वहीं की नेशनल इनकम में काउंट करी जाएगी, क्योंकि मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाऊंगा, और वहीं की डोमेस्टिक इनकम में, बिकॉज मैंने सर्विस उन्हीं की टेरिटरी में प्रोवाइड करी है। बेटा चाहे मैं 2 दिन के लिए भी जाऊँ ना और कुछ नॉमिनल सी फीस मैं चार्ज कर लेकर आऊं, मेरी वो 2 दिन की भी जो इनकम होगी, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज मैंने इंडिया में तब नहीं पढ़ा है, मैंने बाहर सर्विस दी है। सो बट नेशनल इनकम में वो इनकम काउंट करी जाएगी बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो आई बिलीव इनकम का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। मैं आपको इसको थोड़ी और क्लैरिटी देने के लिए न्यूमेरिकल पार्ट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो एक होती है जी डोमेस्टिक इनकम, जो हमारी टेरिटरी के अंदर जनरेट करी जाती है। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में लोगों ने कमाई। जैसे मैं आपको इंडिया में सर्विस दे रहा हूं, तो मेरी जो भी इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम में आएगी। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब लोगों की इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी, गिवन दैट उन्होंने सर्विस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में दी है। अब अगर कोई अब्रॉड से आता है, लेट्स से कोई चाइना से प्रोफेसर इंडिया में आया, उसने 3 महीने के लिए लेक्चर्स दिए, फिर वापस चाइना चला गया, तो क्या उनकी सैलरी जो भी 3 महीने की हम उन्हें पे करेंगे वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो चाइना से बिलोंग करते हैं, वहां के रेजिडेंट हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, वो टेम्परेरी आए थे, बट आए तो इंडिया में ना, तो उनकी इनकम को हमने इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट कर लिया होगा, क्योंकि सर्विस तो उन्होंने इंडिया में दी। तो ऐसे कुछ लोग जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं और ऐसे कुछ लोग जो बाहर से इंडिया में आए लास्ट ईयर, उनकी इनकम को प्लस कर दो, क्योंकि सर्विस उन्होंने इंडिया की टेरिटरी में दी है।
हम यहाँ पर एम्बेसीज की बात नहीं कर रहे, सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट वर्कर्स की बात नहीं कर रहे, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में नहीं जाती, क्योंकि वो एरिया इंटरनेशनल एरिया कंसीडर करा जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम में हम ले लेते हैं 1000 करोड़ रुपीस लोगों ने अर्न करे। इंडिया की जो टेरिटरी है इसमें 1000 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, बट इस टेरिटरी में कुछ इनकम ऐसी भी है जो बाहर के रेजिडेंट्स ने अर्न करी है और वो यहां से लेकर चले जाएंगे। तो क्या उस इनकम को हमें इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो जो प्रोफेसर चाइना से इंडिया में आया था फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 months, एंड देन ही वेंट बैक टू चाइना, विल हिज इनकम बी अ पार्ट ऑफ India's national income? Definitely no, because he is not a resident of India, he is a resident of China. But was his income part of India's domestic income? आप लोगों ने पहले आंसर दिया था यस, क्योंकि वो टेरिटरी इंडिया की है। तो ऐसी इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स यहां से लेकर चले गए वो इस इनकम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसी इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स बाहर से लेकर इंडिया आएंगे उस इनकम को हम प्लस करेंगे, क्योंकि वो हमारे रेजिडेंट्स हैं जो बाहर से पैसे लेकर आए हैं इंडिया के लोग, उनकी इनकम को हमें इसमें लेना है नेशनल इनकम में। तो 2 टाइप्स ऑफ इनकम, एक इनकम को हम बोलेंगे जी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। थोड़ा पीछे से लिखते हैं या जगह कम पड़ेगी, यहां से लिखना शुरू करते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, थोड़ी मैं स्पेस सेव कर रहा हूं, रिसीव्ड वर्ड हमने स्किप कर दिया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितनी इनकम अब्रॉड से आई? 200 करोड़। हमने ऐसा इमेजिन करा कि इंडिया के टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स फॉरेन कंट्रीज में गए लास्ट ईयर और वहां से कितने पैसे लेकर आते हैं? 200 करोड़, और विद इन 1 ईयर वापस आ गए, क्योंकि वो रेजिडेंट्स इंडिया के हैं, इसीलिए उन लोगों की इनकम हमने इंडिया में कंसीडर करी। सो दे आर आवर नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये हमारे कौन है जी? नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है जी, क्योंकि इनकी इनकम हमें नेशनल इनकम में कंसीडर करनी है। तो क्या अब इंडिया की नेशनल इनकम 1100 करोड़ हो जाएगी? सॉरी, 1200 करोड़ हो जाएगी? द आंसर इज नो, बिकॉज कुछ रेजिडेंट्स बाहर के इंडिया में आए होंगे जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है, उनकी इनकम को इस 1000 करोड़ में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी इनकम कौन सी होगी? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड या पेड टू अब्रॉड। तो लेट्स से कि जो बाहर से इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर, बाहर से मतलब फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड से जो मतलब प्रोफेशनल लोग इंडिया में आए, जिन लोगों ने लास्ट ईयर सर्विसेज दी, दे हैव मेड 100 करोड़ फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनके 100 करोड़ रुपए हमने इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट करे थे, क्योंकि उन्होंने जो सर्विस दी वो इंडिया में दी होगी, बट नेशनल इनकम की बात जब करेंगे तो ये 100 करोड़ में हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये लोग हमारे रेजिडेंट्स नहीं हैं। सो आई विल कॉल देम एज नॉन रेजिडेंट्स। दे डोंट बिलोंग टू इंडिया, दे आर आउटसाइडर्स, दे आर फॉरेनर्स। सो अल्टीमेटली देयर इनकम इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं ये हाईलाइट करते हुए कि इनका अमाउंट माइनस करा जाएगा फ्रॉम विच फिगर? डोमेस्टिक इनकम। बिकॉज उस इनकम में इनकी इनकम काउंट क्यों करी? क्योंकि उन्होंने वो जो इनकम अर्न करी वो हमारी टेरिटरी में अर्न करी थी। 1000 करोड़ की इनकम जो आपने काउंट करी, उसमें कौन सी इनकम प्लस करेंगे? जो हमारे यहाँ के लोग बाहर से कमाकर लेकर आ रहे हैं, और जो बाहर के लोग यहाँ से कमाकर लेकर जा रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इंडिया के लोगों की कितनी इनकम है जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न करी है। वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन टू आवर नॉर्मल रेजिडेंट्स, कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितनी इनकम जनरेट करी है। हमारी टेरिटरी में तो 1000 करोड़ हुई, बट हमारे लोग बाहर से 200 करोड़ भी तो लेकर आए, जो कि हमारी अपनी इनकम है, तो 1200 करोड़ बनती है। बट 1200 करोड़ में से 100 करोड़ यहाँ से बाहर भी तो गई है, क्योंकि बाहर के लोग इंडिया में आए, प्रोफेसर्स, लॉयर्स। तो नेट कितनी इनकम बच गई जी यहाँ पे? 1100 करोड़ इज आवर नेशनल इनकम। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है जी? डोमेस्टिक इनकम में अगर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न करी है, वो प्लस कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं जी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो बाहर के रेजिडेंट्स यहां से पैसे लेकर जाएंगे, उन्हें सर्विस दी तो पैसे लेकर ही जाएंगे ना। एंड देन वी विल अराइव एट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो जितनी इनकम हमारी टेरिटरी में अर्न हुई, कितनी टेरिटरी में हुई जी? 1000 करोड़।
और इसका नेट कितना है, नेट फैक्टर इनकम कितनी आई है बाहर से 100 करोड़। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ हमने इमेजिन करा था कि हमारे रेजिडेंट्स बाहर से अर्न करके लाए, और हमने इमेजिन करा था कि बाहर के लोग यहाँ से 100 करोड़ ले गए। तो नेट कितना आया बाहर से, 100 करोड़ आया। तो टोटल नेशनल इनकम कम्स आउट टू बी 1100 करोड़। अब ये जो फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको बेटा हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर्मूला जो मेन है वो ये है, डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एंड वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इट। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, हमेशा जरूरी नहीं है कि फीफा की वैल्यू ज्यादा हो। अगर फीटा की वैल्यू ज्यादा निकल कर आ गई तो 1000 करोड़ हमारे एरिया में अर्न हुई, बट दिस टाइम 100 करोड़ हमारे रेजिडेंट्स इंडिया के बाहर से पैसे कमा कर लाए, और बाहर के लोग यहां से लेकर कितने गए, 200 करोड़। तो अब ये सिचुएशन में आपका जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है, इसको हम instead of calling it as net factor income from abroad, this time we are going to call it as net factor income to abroad, क्योंकि इनकम बाहर ज्यादा जा रही है। कितनी ज्यादा बाहर चली गई, 100 करोड़। तो इस 1000 में से 100 माइनस, दिस टाइम योर नेशनल इनकम इज कमिंग आउट टू बी 900 करोड़, विच इज एक्चुअली लेस एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक इनकम। हमारे एरिया की जो इनकम है वो 1000 करोड़ है, बट इस 1000 करोड़ के इनकम में जो हमारे रेजिडेंट्स बाहर से लाए हैं वो सिर्फ 100 करोड़ लेकर आए, और बाहर के रेजिडेंट्स यहां से कितनी इनकम ले गए, 200 करोड़ ले गए। तो जो हमारे रेजिडेंट्स की एक्चुअल इनकम है, इट इज 900 करोड़, विच इज एक्चुअली लेस एज कंपेयर टू द इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द domestic territory. So this time domestic income is more than national income. When will it happen? In a situation when net factor income abroad will give you a negative value. And when will it be negative? When FIFA will be less as compared to FITA. जब टू अब्रॉड ज्यादा हो जाएगी। पीछे क्या हुआ था, नेशनल इनकम 1100, डोमेस्टिक इनकम 1000. So your national income actually came more as compared to the domestic income, because our residents earned more money from abroad as compared to our non-residents who came over here. They took away some money from us in exchange of the services that they rendered to us. Now in this situation, when NFIA will be positive, it is quite favorable for us. अच्छी बात है हमारे लिए। इस सिचुएशन में जब आपके फीफा की वैल्यू फीटा से ज्यादा होती है, उस सिचुएशन में NFIA पॉजिटिव होता है। नाउ लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड, फिर मैं आपको आगे थर्ड फॉर्मूला करवाऊंगा, एंड दैट इज इफ in the question you see this net factor income from abroad, abroad की जगह पर ना कभी कभी rest of the world भी लिख देते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर यहाँ पर लिखा है 100 करोड़, तो जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ना, तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, आप इसको +100 ही लोगे, इसको वैल्यू को छेड़ोगे नहीं, आप उसको एज इट इज लोगे। बट अगर आप न्यूमेरिकल को जब सॉल्व कर रहे हो एंड यू सी दिस स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे गिव यू दिस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दैट मीन्स कि ज्यादा इनकम अब्रॉड में गई है एज कंपेयर टू जितनी इनकम आई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, एंड यू सी इट एज 100 करोड़। हाउ विल यू ट्रीट इट इन द न्यूमेरिकल? टेक इट एज -100. Why minus? Because actually the examiner is saying by writing this too that value of FIFA is less as compared to value of FITA. When examiner is saying कि the value is from, he is basically trying to tell you that जितनी इनकम अब्रॉड से आई है वो ज़्यादा है as compared to जितनी इनकम अब्रॉड में गई है। तो if it is written to abroad, change the sign. प्लस में है तो माइनस कर लो, माइनस में होगा तो उसका मतलब है कि ज़्यादा इनकम आई होगी, तो उसको फिर प्लस कर देना। बेसिकली अगर 2 है तो चेंज द साइन। अगर आप देखोगे कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो वट एवर वैल्यू इज ओवर देयर, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेंज द साइन। बट इफ यू सी फ्रॉम, टेक इट एज इट इज, +100, +100, -100, -100 in case of from. So the formula that we have right now is domestic income plus net factor income abroad. It could either be from, it could either be to. No change required for from. For to, change the sign. +100 माइनस हो जाएगा, -100 प्लस हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट 2 में दे रखी है, फ्रॉम में गिवन है, कुछ नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज लेना है। +100 प्लस लोगे, माइनस होगा माइनस लोगे, इससे आपकी वैल्यू निकल कर आएगी नेशनल इनकम की। ठीक है जी।
अगर फीफा ज़्यादा होगा तो नेशनल इनकम ज़्यादा निकल कर आएगी, बट अगर फीटा ज़्यादा होगा तो आपकी डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा रही होगी। आई बिलीव दैट बोथ द फॉर्मूले आर क्लियर टू यू। कौन कौन से फॉर्मूले हमने करे अभी तक? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ तो नेट इन्वेस्टमेंट आई थी। सेकंड फॉर्मूले में जब हमने डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड करा तो हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू निकल कर आई थी। ऑल राइट, नाउ द वेरी थर्ड फॉर्मूला सेज कि जो भी प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट होती है, देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनके जो चार्जेस हैं वी कॉल इट एज फैक्टर कॉस्ट। सपोज करते हैं कि एक फैक्ट्री है, नई नई खुली है, किसी गांव में खुली है बैकवर्ड एरिया में, और वो फर्नीचर के आइटम बनाते हैं हैंडमेड, मतलब उसमें वो मशीन का कुछ भी यूज नहीं कर रहे, कंप्लीटली जो काम है उनका वो हैंडमेड है। और उन्होंने 10,000 रुपीज की एक टेबल बनाई। उन्होंने कहा कि एक टेबल है जी जो 10,000 रुपए की हम बेचना चाहते हैं, उनका बिजनेस रजिस्टर्ड है, लीगली सब कुछ बढ़िया हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप इसके 10,000 रुपए अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके चार्ज कर लो, बट हमें इस पे GST भी दे दो 18%। तो 18% अगर इस वैल्यू पे GST लग जाएगा तो ये वैल्यू में 1,800 रुपए आपको और ज्यादा ऐड करने पड़ जाएंगे। अगर फैक्ट्री आपकी जैसे रूरल एरिया में है और आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी तो गवर्नमेंट ने कहा आपको हम कुछ सब्सिडी भी दे देते हैं, चलो कि आप लोगों को काम वाम दे रहे हो तो हमने आपको सब्सिडी दे दी, लेट्स से 10% की, तो 10,000 का 10% हो जाता है 1,000। तो आपको टैक्स कितना एक्चुअली पे करना पड़ेगा? 800 रुपए, क्योंकि 1,800 आपको देना था जिसमें से 1,000 रुपए गवर्नमेंट ने आपके लेस कर दिए। तो नाउ नेट अमाउंट दैट यू हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट इज जस्ट ₹800। सो व्हाट विल बी the market price of the table when you will sell the product in the market? You can sell it for rupees 11,000 I believe, or 10,800, sorry it will be 10,800। 10,000 की कॉस्ट आपकी आई इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1,800 was a GST। नाउ GST is an indirect tax बिकॉज आप इसको कलेक्ट करोगे बायर से जिसको आप बेचोगे टेबल, फिर आप बायर से 1,800 रुपए कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते, बट दिस टाइम यू ओनली हैव टू कलेक्ट 800 क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी ऑफर कर दी, बट आप इसको दोगे गवर्नमेंट को, नॉट द कस्टमर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग GST टू गवर्नमेंट। आप जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल करवाते हो अपने व्हीकल में तो जो वैल्यू एडेड टैक्स उसमें इंक्लूडेड होता है, क्या आप गवर्नमेंट को देते हो या पेट्रोल पंप वाले फिर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे? आप किसी रेस्टोरेंट में जब खाना खाने के लिए जाते हो 5% आप GST वहां देकर आते हो, तो आप वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हो या इनडायरेक्टली पहुंचा रहे हो? इनडायरेक्टली। सो GST इज ऑल्सो इनडायरेक्ट। हमारा कोचिंग सेंटर है, हम बच्चों से जो GST की मतलब अमाउंट कलेक्ट करेंगे वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, बट वो पे किसने करा? एक तरीके से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने जो यहाँ बच्चों को एनरोल करवा रहे हैं। सो दैट अमाउंट इज टू बी पेड इनडायरेक्टली। बट इनकम टैक्स जो होता है बेटा वो डायरेक्ट टैक्स है, मेरी इनकम है तो उस पर टैक्स तो मैं ही दूंगा, मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि टैक्स भरो। इंस्टीट्यूट का अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स इंस्टीट्यूट ही पे करेगा, तो वो डायरेक्ट होते हैं। बट GST गवर्नमेंट तक इनडायरेक्टली पहुंचता है क्योंकि ये बायर पे लगाया करा जाता है। जो पर्सन आपसे गुड सर्विस ले रहा है वो आपको GST दे देगा, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी की वैल्यू को हटा दो तो एक्चुअली कितना टैक्स बना? 800 रुपए, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल गया 1,000 रुपीज का गवर्नमेंट से। 18% GST आपको नहीं देना, आपको 800 रुपए देना है। 10,000 रुपए की कॉस्ट आई थी तो टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 10,800 रुपए। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स देख लो। फैक्टर कॉस्ट को हम बोलेंगे FC, फैक्टर कॉस्ट को भी शॉर्ट फॉर्म के लिए जस्ट राइट नाउ। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस हो गई तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना बैठा आपके लिए? 800 रुपए। सो वी विल कॉल इट एज नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कितना आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स बैठ रहा है? दैट इज 800। एंड देन फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को प्लस कर दोगे तो द रिजल्ट विल कम आउट टू बी मार्केट प्राइस। सो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। 10,000 रुपए की कॉस्ट आई, फिर उसमें 1,800 रुपए GST था जिसमें से 800 रुपए हमारे सब्सिडी हो गए, तो मार्केट प्राइस हो गया जी 10,800। तो जब नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को आपने एडजस्ट करा फैक्टर कॉस्ट में, और ये कैसे निकाला था आपने? इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज IT फिलहाल के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस सब्सिडी। इसको भी फिलहाल के लिए शॉर्ट फॉर्म में S करके लिख देते हैं। जब ये माइनस होता है तो किसकी वैल्यू निकल कर आती है जी? NIT, दैट इज नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
सो NIT की वैल्यू को जब आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, मार्केट प्राइस। तीनों फॉर्मूले आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला टॉक अबाउट वॉज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आती है, फॉर्मूला नंबर 1। सेकेंड फॉर्मूला जो हमने आपके साथ डिस्कस करा दैट वाज रिलेटेड टू इनकम, जिसमें हमने देखा डोमेस्टिक इनकम में अगर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड होती है तो नेशनल इनकम निकल कर आती है। बेटा ये नेट इन्वेस्टमेंट है और ये नेशनल इनकम है, ध्यान रखना, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव सम स्पेस एंड टाइम। सो दिस इज नेशनल इनकम, दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट। NFI कैसे आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेस करा जाता है। तीसरी चीज, फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस निकल कर आता है। और NIT कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करके फिर फैक्टर कॉस्ट में ऐड होगा तो मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको कन्वर्ट आपस में कैसे करना होता है और क्या इसके बेसिक रूल्स हैं, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट दीज 3 बेसिक फॉर्मूले ऑफ द नेशनल इनकम यूनिट। आई बिलीव आप लोगों को क्लियर है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी है बेटा अभी भी तो कमेंट सेक्शन में इंस्टेंट में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।